सो हेलो, वेलकम बैक गाइस टू एन अनदर पॉडकास्ट। आज हमारी गेस्ट है श्रद्धा राय चंद्रा जी, जो कि पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हैं। और इनके साथ कोलैब करने के लिए मेरे पास काफी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, और मैं खुद भी इनका कंटेंट काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको इंट्रोड्यूस किया जाए आप सभी लोगों के साथ भी। तो मैम, आप अपनी तरफ से एक ब्रीफ दे दीजिए इंट्रोडक्शन में। Sure. So, hello everyone, and as Jaggi said, I'm a psychologist, but uske साथ साथ I make content around relationships and calling out bullshit basically जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट में नॉइज हो गया है उस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले एंड वो रास्ता भटके ना. So that is what I do generally, and उसके साथ साथ my expertise is relationship, helping people deal with the issues that they face day to day in their relationships like divorce, separation या cheating. ऐसे चीज़ों में I get a lot of clients according to that, and उसके अलावा I'm the co-founder of Psychology Delhi, and we work with anxiety and OCD cases in that organization. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैडम। Yes. मोस्ट वेलकम। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू कॉल्ड मी बिकॉज इस चीज़ के बारे में बात करना, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के डेट में, है ना? In fact, I am happy with your invitation too, that you accepted. आई एम ट्रूली ट्रूली इट्स अ म्यूचुअल थिंग. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट करा. आई एम रियली, मतलब हम बहुत टाइम से सोच रहे थे इस कोलैबोरेशन के लिए बट हो नहीं पा रहा था जल्दी, बट मे बी ये या 2026 में होना ही था. हो सकता है, माइट बी कि ये 2026 की शुरुआत शायद एक अच्छे गेस्ट के साथ ही होनी थी। चलो अच्छी बात है. सो आई एम योर फर्स्ट 2026 गेस्ट. या यू आर द फर्स्ट वन। Thank you for having me. Thank you for having me. थैंक यू सो मच। तो मैम, आज के पॉडकास्ट में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, बट ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको टच करना भी जरूरी है, जो Right. अनटच्ड रह जाते हैं इतनी सारी भसड़ के बीच में। तो मैम, बिल्कुल. पहला क्या है, इसको मैं इंटरव्यू की तरह नहीं बनाऊंगा। हम यहाँ पर सिर्फ नॉलेजेबल बातें करेंगे। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हमेशा से था, या फिर बीच में कुछ सिनेरियोज क्रिएट होने की वजह से आप मतलब इस फील्ड में आई। See, अगर मैं ऑनेस्टली आंसर करूं तो साइकोलॉजी मेरे दिमाग में बैचलर्स तक भी नहीं था. बैचलर्स मैंने हालांकि साइकोलॉजी में करी है. मैंने करा इसलिए था, मेरे ग्रैंडफादर थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में. मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बहुत इंटरेस्ट था. मुझे जाना था उस लाइन में, आईएएस या कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना था मुझे. सो इन दैट सेंस मैंने साइकोलॉजी लेना शुरू किया था. एंड बट देन करते करते आई डेवलप्ड एन इंक्लिनेशन. फिर हमने मास्टर्स करा, फिर हमने और आगे पढ़ाई करी उस चीज़ को, और ट्रेनिंग करी, उसको समझा हम्म। कि लोगों के साथ डील करना कैसा होता है, ह्यूमन कनेक्शंस के साथ डील करना कैसा होता है. देन आई थिंक जिंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आती है जो तुम्हें रेलेवेंस फील करवाती है कि साइकोलॉजिस्ट की प्रोफेशन कैसी है एंड क्या नेसेसिटीज हैं हमारे सोसाइटी में, कितनी ज्यादा गैप्स हैं, है ना? कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे चीजों के बारे में पता ही नहीं है लोगों को कि कैसे आप डील करते हो. रिलेशनशिप इश्यूज होता है तो किसके पास जाना है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक साइकोलॉजिस्ट टाइप की प्रोफेशन भी एग्जिस्ट करती है. तो आई थॉट कि देयर इज अ नीड. सो मुझे भी हम्म। पसंद है उस चीज के बारे में पढ़ना, उस चीज के बारे में काम करना. That's how psychology happened, and then I'm very happy right now with my choice. दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें मैडम एक चीज मेरी ये थी कि साइकोलॉजी का रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत गहरा नाता है. लाइक आप बिना रिलेशनशिप्स के साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी बेस्ड है आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे, ह्यूमन कनेक्शंस पे, ह्यूमन पर्सपेक्टिव पे. एक इंसान की व्यू पॉइंट कैसी है, कैसे डेवलप होती है, उसकी बिहेवियर्स किस तरीके से, मतलब एक बच्चे से लेके अडल्ट में कैसे वो बढ़ता है, ये सारी चीजें आप बिना किसी और के साथ इंटरेक्शन के समझ ही नहीं सकते हो. तो रिलेशनशिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको समझना जरूरी है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर किसी इंसान के बारे में आपको पता करना है तो
उसके दोस्तों को देख लो, या फिर उसके दोस्त किस तरीके से बिहेव करते हैं उसके साथ, वो देख लो। क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ दैट डिफाइन्स द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, दैट डिफाइन्स हाउ people see them in their life and people treat them in their life. तो साइकोलॉजी में relationships are a very core feature in that. साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है कि जिसमें किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकता है या फिर ये चीज हर एक इंसान के लिए जरूरी है। मतलब अगर हम देखें कि किसी को साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और खासकर हम ये Right. चीजें माइनर्स में देखते हैं जिनको साइकोलॉजी के बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। हम्म और जनरल भी देखें, अगर इन जनरल भी अगर देखें तो जिसको नॉलेज नहीं भी है बट वो एडल्ट है, तो हम्म उनके साथ क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर्स को देख देख कर और एक्सपोजर मिलने के बाद में वो थोड़ी बहुत साइकोलॉजी समझना चालू कर देते हैं। टर्म्स ओके एंड कंडीशंस उनको नहीं पता होती कि किस चीज को क्या बोला जाता है, बट एटलीस्ट वो मैनिपुलेशन से बच पाते हैं। हम्म तो इस चीज के लिए मैं जानना चाहता था कि हर इंसान के लिए ये सीखना जरूरी है या फिर ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। अगर आपको, जैसे आपने सही बोला, लाइक कि अगर आपको इस चीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, देन यू आर वेरी नाइव, है ना? आप बहुत बहुत भोले हो। एंड किसी भी काइंड ऑफ भोले वल्नरेबल। इंसान, वेरी वल्नरेबल, ट्रू। एंड भोला इंसान खुद गलत नहीं होता है, बट भोला इंसान को एक एक तरीके से फंसाना इजी हो जाता है। तो मे बी आगे जाके आप उतने नाइव या उतने अच्छे ना रहो, सो यू कैन बिकम ऑल्सो बैड एट द एंड ऑफ द डे, जो आप पहले नहीं थे। इफ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने बोला कि एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, या फिर एक इंसान की बिहेवियर या एक्शंस, या एक तरीके से एक जनरल फंक्शनिंग किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल शब्दों में अगर इंटरनेट वर्ड्स का यूज करें हम, जो कि मैं ज्यादातर नहीं करना चाहती हूँ, जैसे रेड फ्लैग्स या ग्रीन फ्लैग्स का पता होना आपको बहुत बार चीज़ों से या चीज़ों के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होने से, अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस को झेलने से रोक सकती है। बट हाँ, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, आई एम अ लिटिल बिट डिप्रेस्ड, मेरे को थोड़ा-सा ओसीडी है ना? वर्ड्स ऐसे थ्रो अराउंड करते हैं कि जैसे मतलब ट्रॉमा हो गया मुझे, है ना? या 4 दिन में जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया, कमिटमेंट इश्यूज़ रह रही है मुझे, है ना? तो इन चीज़ों को अवार्ड्स की तरह पहनना या जस्टिफिकेशन की तरह देखना भी नहीं चाहिए, जो कि आज के डेट में हो रहा है। The more people are trying to understand it, the more things are getting pop, है ना? पॉप मतलब कि आप यूज कर रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी में। इससे दो बातें हो रही है, एक सेंसिटाइजेशन हो रही है जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बट एक ओवर यूज एंड नॉर्मलाइजेशन हो रही है जो कि गलत बात है, वो नहीं होनी चाहिए, है ना? या ट्रू। अच्छा मैम, जैसे आपने रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग की बात की, हम्म, तो आई वांट टू नो दैट व्हाट आर द काइंड ऑफ रेड फ्लैग्स दैट पीपल यूजुअली अंडरएस्टिमेट और इग्नोर इन अ हम्म। रिलेशनशिप। मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि आप कोई भी रिलेशनशिप में इनिशियली टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करना ही एक रेड फ्लैग होती है कि यू वांट एवरीथिंग फास्टर फास्टर फास्टर, है ना? जल्दी जल्दी करना है आपको, कि प्यार जल्दी करना है, जल्दी आगे बढ़ना है, कमिटमेंट जल्दी करना है, शादी जल्दी करनी है। जल्दी मत करो, कोई मर नहीं रहे हो आप। धीरे धीरे करके करो, सांस लेके करो। जैसे आप कोई भी चीज को करते हो ना, लाइक एक बच्चा वॉक करता है, जल्दी जल्दी थोड़ी ना वॉक करता है, धीरे धीरे ही सीखता है ना। ह्यूमन टेंडेंसी टू गॉज क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है कम्स विथ टाइम, कम्स विथ, जैसे आप खाना भी खा रहे हो ना, गरम खाना जल्दी जल्दी थोड़ी ना खा लोगे, आप जल जाएगा आप। खा लोगे हाँ जी, हाँ जरूर, जी। पर जल जाएगा आपका, जबान जल जाएगी आपकी पूरी, मतलब ये फूड पाइप ही जल जाएगा आपका। तो यू वुडंट इवन एंजॉय इट। आप थोड़े से टाइम लो, समझो एक दूसरे को, समझो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है या आपकी जो डिसएग्रीमेंट्स है, जहां पे आप एग्री नहीं करते हो एक दूसरे के साथ, क्या आप कंफर्टेबल हो उस चीज के लिए? अच्छी चीजें तो ओके है, आप एंजॉय कर लोगे, बट क्या आप फाइट्स को झेल पा रहे हो? ये एक है जल्दबाजी। सेकंड चीज जो है, कमिटमेंट या लेबल्स
का पहले से ही सोचना कि मुझे तो कुछ नहीं देना है। आई डोंट वांट टू गिव कमिटमेंट, आई डोंट वांट टू गिव लेबल्स, नॉट एवर, नेवर, है ना। फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, ऐसे सारे चीजों में आप फंसते रहते हो, एक के बाद एक के बाद एक। थर्ड इज, आई वुड से कि आप थोड़े से अपने बैकग्राउंड देख लो। आई एम नॉट सेइंग कि कास्ट देखो या फिर आपके कुछ और देखो, नहीं, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स देखो। ज्यादातर डिसलाइक्स देखो, लाइक्स का कोई दिक्कत नहीं होती है, डिसलाइक्स की दिक्कत होती है। ये जो इंसान के साथ आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को जिंदगी काटनी है या फिर आगे जाके मेरे को अपनी लाइफ इमेजिन करनी है, क्या इसके जो प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, या आपको लगता है ये तो फालतू की बात है, या आपको लगता है ये तो बेफालतू में टाइम वेस्ट की बात है, या फिर ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए हैंडल करना। कि ऐसे भी हो सकता है, आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इजी एग्जांपल यहाँ पे, कि अगर इस इंसान को गुस्सा जल्दी आता है ना, जल्दी गुस्सा कर लेता है, इसकी पेशेंस टॉलरेंस कम है, ऑब्वियसली गलत बात है, वर्क अपॉन करना चाहिए, बट क्या आप उस चीज में उसकी हेल्प कर सकते हो? वीकनेसेस में अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प नहीं कर पाते हो, या फिर आपको लगता है दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम टू डील विद, देन दैट्स अ रेड फ्लैग। ये कुछ रहे, बाकी और भी चीजें हैं, जैसे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, आप पर्सन से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपकी सेक्सुअल नीड्स, आप पर्सन की सेक्सुअल नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनल नीड्स समझ नहीं रहे हो उसका, तो ऑल ऑफ दीज आर रेड फ्लैग्स, है ना। अगर समझा। आप कुछ बता सकते हो कि यू हैव सीन और ऑब्जर्व्ड और हैव एन एक्सपीरियंस, आप बता सकते हो मुझे कि आपको क्या लगता है इसमें से फॉलो अप करता है, या फिर कुछ और भी है जो आपने देखा है? इसमें मैडम मैंने और भी ऐसी चीजें देखी है, जैसे एक अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो हम्म। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। ऑब्वियसली मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बट बिल्कुल। एक मेरा दोस्त था, उसके साथ ये सेम चीज हुई थी। हम्म। एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या था, दोस्त नहीं बोलूंगा मैं, कजन बोल सकता हूँ मेरा। ठीक है। हुआ उसके साथ ये था कि उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। अब अपना इंडिया में क्या होता है ना, कि शादी की भी एक उम्र बना के रखी हुई है, कि शादी की एक उम्र बिल्कुल। होती है। जैसे वो उम्र क्रॉस होने लगती है, फिर आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है कि भाई जल्दी से जल्दी शादी करो, वरना फिर लड़की नहीं मिलेगी, या लड़की होगी तो उसको बोला जाएगा लड़का नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जो डेडलाइन होता है ना, कई बार ये भी लोगों को गलत रिलेशनशिप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ढकेल देता है। हम्म। लेकिन इसमें ये चीज होती है कि अगर वो गलत रिलेशनशिप में चला गया प्रेशराइज हम्म। होकर, तो वो बिल्कुल। बाद में ब्लेम किसको करे? सबसे पहला पॉइंट ये होता है। अब मेरे कजन के साथ हुआ ये था, एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, वो लगभग पहुंच गया था 32 या 33 के हम्म। अप्रोक्स। अब उसने जल्दबाजी में जिस लड़की से शादी की, फाइनेंशियली वो लड़की बहुत ज्यादा वीक थी मेरे कजन से। और हम्म। मेरा जो कजन है वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फ्री था, मतलब फाइनेंशियल हम्म। फ्रीडम मेरे कजन के पास बहुत ज्यादा है। तो राइट। एक्चुअली वो रिलेशनशिप जो डिपेंड होना चाहिए था कंपेटिबिलिटीज के ऊपर, वो डिपेंडेंट हो गया फाइनेंशियल एबिलिटीज के ऊपर, कि हम्म। कौन कितना ज्यादा केपेबल है। अब हम्म। हुआ ये कि जो लड़की थी, लगभग 1 साल या 1.5 साल हुआ होगा शादी को, और हम्म। जिस समय डिलीवरी हुई है, हम्म। डिलीवरी होने के 1 हफ्ते बाद ही वो अपने मायके जाकर बैठ गई। और मायके जाके बैठने के बाद बोलती है कि मुझे एलिमनी चाहिए। हम्म। सिर्फ वो वेट कर रही थी कि जैसे ही डिलीवरी होगी, बच्चा। मतलब उसके दिमाग में वो सारी चीजें प्री प्लान्ड थी। हम्म। उसके ट्रू। बाद से उसका नाटक चालू हो गया। तो हम्म। वहां पे मैंने जो चीज ऑब्जर्व की ना, मैं पहले से ही ये चीज समझ चुका था, मतलब इनर इंस्टिंक्ट्स मेरे बोल रहे थे कि ये रिलेशनशिप जो है ये गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि राइट। इसकी जो फाउंडेशन है वो ही पूरी गलत है। हम्म। मैंने हम्म। समझाया था उस समय अपने कजन को, उसने बोला था हम्म। कि नहीं ऐसा नहीं है यार, वो फाइनेंशियली वीक है, थोड़ा सा गरीब परिवार से है, हम्म। तो वो हो गया, उसको परिवार को थोड़ी सी हम्म। हेल्प हो जाएगी, मैं उनको थोड़ा हम्म। सा हेल्प कर दूंगा फाइनेंशियली स्टैंड करने के राइट। लिए। हम्म। तो उसका जो फाउंडेशन था वो टोटली गलत चीज पे डिपेंड हुआ। अब उसका आउटकम जो मिला, उस चीज से हम्म। वो जैसे तैसे अभी डील कर रहा है। फिलहाल अभी मामला थोड़ा सा शांत है, बट पता नहीं है कि कब वो जो चिंगारी है उसमें आग
फिर वेरी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, बढ़िया है। वेरी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। नहीं, बिल्कुल सही बोला। मैं इसको मतलब यही बोल सकते हैं कि आप डेस्परेसी में चीज़ें अगर करते हो कि हुँ, उम्र निकल जा रही है या फिर मुझे कोई और मिलेगा नहीं या इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया मैंने, मतलब आपको लगता है टाइम वर्सेस आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जैसे जुए में लोग लगाते रहते हैं ना कि एक बार लगा लिया हाँ। है तो दोबारा से लगाते रहो, चाहे कितना भी बार हार जाओ। आप उसी चीज़ को सोचते हो कि अब तो इतना लगा लिया है, जितना लगा सकता हूँ लगा लूँ, वापस जीत जाऊँगा। तो वही वाली बात है कि आप एडिक्टेड हो जाते हो फिर उस चीज़ के लिए। डेस्पेरेसी में अच्छी बात है, डेस्पेरेसी में नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे शादी वाली बात है एंड आज के डेट में डेफिनिटली इन अ सेटअप लाइक इंडिया एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कोई कुछ भी कर सकता है एंड लीगलिटीज़ में डेफ़िनेटली अगर हम जाएँ, जो कि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट जितना मैंने केसेस देखे हैं, क्लाइंट्स देखे हैं डिवोर्स के गो थ्रू करते हुए, लॉ इज़ अ लिटिल बिट शेकी व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग मेन, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे वैसे अगर अच्छा लॉयर है तब भी शे सेव हो जाती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, इट डिपेंड्स ऑन द जज, इट डिपेंड्स ऑन एवरी काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव इन प्लेस। तो इसमें मैं पता है एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं जब अभी एकम न्याय का ना कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था, मैं गया था वहाँ पे। हुँ, तो मुझे याद नहीं आ रहा है वो जर्नलिस्ट थी, मुझे नाम याद नहीं आ हुँ, रहा उनका, वो आई हुई थी, उनके हस्बैंड शायद लॉ मेकर हैं। ओके। तो उनके साथ भी सेम सीन हुआ था, उनके ऊपर किसी लड़की ने, किसी महिला ने फेक केस किया हुआ था कुछ शायद। हुँ, तो हुँ, वो अपनी जर्नी शेयर कर रही थी कि उनके हस्बैंड जो ऑलरेडी खुद एक लॉ मेकर है, जब हुँ, उनके ऊपर फेक केसेस हुए, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए लॉ ढूँढने पड़ रहे थे किताब के ऊपर कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ? जबकि वो हुँ, खुद एक लॉ मेकर है। ट्रू। तो वहाँ पे वो चीज़ हाइलाइट हुई थी कि अभी जो जेंडर बायस्ड लॉज़ चल रहे हैं, वो कितने ज़्यादा बायस्ड है कि लॉ मेकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज़ की बुक में ढूँढ रहा है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूँ? वो तो बात सही है क्योंकि देखो लॉज़ जब बने थे, उस टाइम हुँ, पे पलड़ा थोड़ा-सा ऐसा था कि अब्यूज़ेज़ भी ज़्यादा हो रहे थे वुमेन के खिलाफ, हुँ, है ना? हुँ, हम हुँ। ये भी नहीं बोल सकते कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे अपने आस-पास भी देखा है ऐसे चीज़ें होते हुए एंड सोसाइटी को उस चीज़ के बारे में हश करते हुए कि नहीं, नहीं हाँ, आवाज़ उठाना, नहीं कंप्लेन करना। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है आज के डेट में, जो मैंने विलेजेस में केसेस देखते हैं या फिर हम जैसे कैंप्स में एग्ज़ैक्टली। जाते थे, बहुत रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि ये लॉज़ एक्ज़िस्ट करते हैं, जहाँ पे वो चीज़ें वो होती हैं। भी इसलिए किया जाता था, क्योंकि उनके दिमाग में ना एक डर बैठा होता था कि अगर ये चीज़ बाहर आ गई तो हमारी इज़्ज़त का क्या होगा? मैं वही बोल रही हूँ कि हाँ, जेंडर बायस्ड लॉज़ थे, बट उसकी वजह हुँ, अब्यूज़ था। बट अब जेंडर अब्यूज़ था। बायस्ड लॉ के साथ-साथ आल्सो वी नीड टू थिंक अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक मतलब एथिकल डिवोर्स, एथिकल हुँ, हुँ, सेपरेशन हुँ। एंड उस चीज़ के लिए ज़रूरी है लॉ में रिफॉर्म होना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही एंटी वुमेन लॉ बना दो या एंटी मेन लॉ जैसा है वैसे ही कर दो, नहीं। इट शुड बी अ बैलेंस। मुझे लगता है कि जैसे वुमेन प्रोटेक्शन के लिए लॉ है, हुँ, हुँ, अगर हुँ। देयर इज़ एन अब्यूज़ ऑफ दोज़ लॉज़ बाय एनी वुमन देयर शुड बी रिपरकशंस, है ना? कि अगर झूठ बोला जा रहा है या फिर कुछ हुआ जा रहा है इस चीज़ से ऐसे एलिमनी जैसी चीज़ों के बारे में, मेंटेनेंस जैसी चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो होते हैं, जो फेक केसेज़ भी लगाते हैं, 10,000 केसेज़ हुँ, लगा हुँ। दो, जो केसेज़ हैं पूरे बुक में उतने लगा दो उसके ऊपर, फैमिली के ऊपर भी लगा दो। ये थोड़ा गलत हो जाता है ना चीज़ें, इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। बट हाँ, ज़रूरी है कि हम दोनों पक्षों को एक इक्वालिटी दें कि वो अपने बैटल्स को लड़ तो पाएँ। अभी वेपन्स ही नहीं है तो लड़ाई कैसे होगी? है ना? डिवोर्स हम कैसे एग्ज़ैक्टली। बोलेंगे कि इक्वल है? ये चीज़ मैंने देखी है। जो मैंने अभी आपको अपने कज़न की स्टोरी शेयर की ना, मैंने ये चीज़ देखी है कि रिलेशनशिप में ना बहुत सारे लोग एंटर करने से पहले बहुत कॉमन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो शायद इग्नोर मिस कर कर देते हैं देते या फिर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हैं। या हुँ। फिर उनका अगर ध्यान जाता भी है तो उस चीज़ को वो उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है दिमाग में कि ट्रू। नई चीज़ें टाइम के साथ सॉल्व हो जाएँगी, ऐसा नहीं है, सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता। हाँ, परफेक्ट नहीं मिलता, बट अ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को जज करना छोड़ दो या फिर मेज़र करना छोड़ दो, कैलकुलेट करना छोड़ दो कि आपके हिसाब से क्या चीज़ हो बट प्यार सकती है लाइफ़ कभी-कभी में। अंधा तो भी होता है ना।
वो तो बॉलीवुड के हिसाब से हमेशा अंधा होता है। ब्लाइंडली कभी इन कभार की लव कोई भी बात ही नहीं होता है। है, बट वही है कि अगर ब्लाइंडली इन लव भी होते हो तब आप वही मैंने बोला, स्लो डाउन, let it स्लो let डाउन। it fade, let that initial euphoric state ना, जो हम बोलते हैं कि एक्साइटमेंट फेड, सेटल डाउन होने दो, फिर बातें करो अपने पर्सपेक्टिव के बारे में, एग्जैक्टली। फ्यूचर गोल्स के बारे में, है ना, स्टेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, हम्म। है ना, ये चीजें डिस्कस नहीं होती है। एंड फिर दिमाग में आता है अजम्पशंस रखना एक दूसरे के बारे में, कि लाइक ये कर देगा, ये करना चाहिए, वैसे होना चाहिए। कोई चाहिए नहीं होता। एग्जैक्टली। आप लाइफ में डिसाइड करते हो, आप बात करते हो। आगे वाला इंसान से शेयर नहीं करोगे तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा एग्जैक्टली। मैं इसमें पता है, मैं इसमें ये सोचता हूँ कि एक रिलेशनशिप जो होता है उसमें जो कपल होते हैं वो है। आपस में एक दूसरे को ट्रेन करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। बिल्कुल। जो 4-5 सालों का जो टाइम पीरियड होता है वो ट्रेनिंग सेशन होता है। और उन्हीं 4-5 सालों में मैं समझता हूँ कि एक रिलेशनशिप होता है एक पौधे की तरह। आप बीज डालते हो, उसकी डेली देखभाल करते हो और उसको बराबर पानी वगैरह देते हो। पानी को यहाँ पे मैं रेफर करता हूँ किस चीज से, जो आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप इमोशंस स्पेंड कर रहे हो, इन सब चीजों को मैं पानी का रूप देता हूँ। तो जिस तरीके से पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी ब्रांचेस हुँ, निकलती है, उसी तरीके से रिलेशनशिप में भी अलग अलग ब्रांचेस निकलती है, फाइनेंशियल्स डेवलप होते हैं, इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है, ऐसे अलग अलग तरीके की ना ब्रांचेस निकलती है। हुँ। तो रिलेशनशिप को मैं इस तरीके से देखता हूँ पर्सनली। सही देखते हो। बस एक चीज़ मैं और उसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बोला पौधा का एग्ज़ाम्पल दिया, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया, क्योंकि पौधा जीवित है। जब हम केसेस जीवित देखते है। हैं ना, जैसे मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं जिनको डिफिकल्टीज हैं, चाहे सेक्सुअल डिफिकल्टीज हो, इमोशनल डिफिकल्टीज हो, चाहे घर में कलेश हो, है ना? तो मैं एक चीज बोलती हूँ, जो मैं एज अ थेरेपिस्ट भी प्रैक्टिस करती हूँ, आप आप मेरे पेशेंट नहीं हो, रिलेशनशिप एक पेशेंट है। आपका रिलेशनशिप मेरा पेशेंट है, मेरा क्लाइंट है। मैं उसकी भलाई के लिए जो भी पॉसिबल है आपको सलाह दूंगी या एडवाइस करूँ, उसके बियॉन्ड नहीं करूँगी कि इसकी गलती है, इसको सॉरी बोलना चाहिए, उसकी गलती नहीं है, उसको अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहिए, नहीं। इसकी उसकी करनी छोड़नी पड़ेगी आपको। आपको हमारी करनी पड़ेगी, तभी जाके रिलेशनशिप चलती है, तभी जाके आप एक-दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। एक सिंपल सी बात है, मी एंड माय हस्बैंड 7 प्लस ईयर्स से हम जानते हैं एक-दूसरे को, एंड हमने अपने लिए पहले अपनी कंपनी जो साइकोलॉजी डेली है, वी क्रिएटेड इट टुगेदर, है ना? अब आज के डेट में बाय चांस वी हैव अ डिसएग्रीमेंट और मे बी हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है, तो ऐसा नहीं हम करते हैं कि हमारा काम सफ़र करे या फिर हमारा जो टीम है वो सफ़र करे या फिर कुछ ऐसा। एंड लड़ाई होना जायज़ है। एक इंसान को आप 25 साल से जानते नहीं हो, 25-22 साल में आप किसी से मिलते हो, उनकी 22 साल की एक्सपीरियंस है, उनकी ज़िंदगी अलग रही है, उनकी चीज़ें अलग रही है। तो आप हर चीज़ में सेम नहीं हो सकते हो, आप हर चीज़ को लाइक नहीं कर सकते हो। लड़ाई करना एक एग्जैक्टली। नॉर्मल चीज़ है, फैक्ट है, होगा। बट किस तरीके से आप चीज़ को मैनेज कर रहे हो, कि आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहे हो, आप ब्लेमफुल नहीं हो रहे हो, आप अब्यूज़ नहीं कर रहे हो कि मारना, स्क्रीम करना या फिर अ, मतलब चिल्लाना, गालियाँ देना। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ़ एक पार्टी करती है, मेन करते हैं। नहीं, फीमेल्स भी करते हैं। बट आपको इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है ताकि आपकी बाकी के एरियाज़ ठीक चलते रहें, ताकि आप फाइट में अपने जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बर्बाद ना कर दो। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको पालना होता है रिलेशनशिप को। आप कर लो, खत्म नहीं हो जाता कि हाँ, लिविंग फॉरएवर हैप्पी। जैसे हम बहुत सारे मूवीज़ में देखते हैं ना कि हैप्पीली फॉरएवर नहीं होता। वो चलती रहती है, वर्क चलता रहता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हैप्पी हूँ कि एंडिंग बिरला दिखा के टेम्पल उसके बाद की जो एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है वो नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही बोल रही थी, आपको बिरला टेम्पल के बारे में पता है? बिरला टेम्पल के बारे में शायद नहीं, नहीं मैंने नहीं सुना है, बताइए। तो बिरला टेम्पल बहुत सारे जगह में स्टेट्स में है। एंड एक कहावत है, लक्ष्मी जी का टेम्पल होता है वहां पे। एंड लक्ष्मी जी ने उनको बोला था कि कुछ ना कुछ काम चलते रहना चाहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, है ना? तो वर्क इन प्रोग्रेस ही रहती है रिलेशनशिप। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आपके घर वाले नहीं मानेंगे किसी चीज के लिए, चाहे इनके हो चाहे उनके हो, है ना?
आपके फ्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, सोशल इश्यूज हो जाएगा, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएगा, है ना, मॉरल क्लैशेस हो जाएंगे आपको कि क्या सही है क्या गलत है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी, बट आपको काम करते रहना है। एंड काम कैसे? कामली, रिलैक्स होके, चिल्ला के, एंग्री होके, अब्यूज करके, ब्लेम करके, झूठी चीजें के बोल के, ये नहीं। ये तो नेगेटिव हो गया ना। फिर आपको क्यों मिले? क्यों कोई इंसान प्यार करेगा, पैशन करेगा, इमोशनली समझेगा? क्यों करेगा? वो भी आपको गुस्से में रिस्पॉन्ड करेगा, वो भी आपको एलिगेशन लगाएगा। जैसे आप करोगे, जैसा बीज आप बोओगे, वैसा चीज आप पाओगे। वही बात है ना। अच्छा, इसमें आपने जो पॉइंट ऐड किया कि चिल्ला के या फिर ऊंची आवाज में बात करें, इस पे हम्म मैंने एक रील देखी थी। शायद वो मूवी का कोई क्लिप था, मुझे याद नहीं है ठीक से, बट उसमें क्या हम्म किया जा रहा था कि शाउटिंग को जस्टिफाई किया जा रहा था। मतलब वहां पे एक कपल बैठा हुआ था और हम्म वाइफ शेयर कर रही थी कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रही थी कि मेरी बात नहीं सुनते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम आपस में चल रही होगी वो शेयर कर रही थी। और राइट। उतने में जब हस्बैंड उनको टोकता है, किसी बात पे उनकी बात काटता है, तो वो हम्म जो वाइफ होती है वो काफी ऊंची आवाज में चिल्ला के बात करती है और उसको, अपने हस्बैंड को चुप कराती है वहां पे। हम्म हम्म तो उस चीज को ना काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे मैंने कुछ साइकोलॉजिस्ट देखे हुए थे, मतलब सूडो हम्म साइकोलॉजिस्ट बोल सकता हूँ। उस चीज को हम्म जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि वाइफ के अंदर हमेशा से ये चीज भरी हुई थी और वो हम्म काफी टाइम से निकली नहीं थी। तो इस वजह हम्म से उसका चिल्लाना बनता है वहां पे। और हम्म वो चीज मुझे लगा कि नहीं, गलत है। क्योंकि अगर हम्म आपके अंदर भरा है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात हमेशा ठीक है। से, मतलब काफी टाइम से किसी से हम्म सुनी नहीं है, आपके अंदर से हम्म निकली नहीं है, इसका ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि आप रिलेशनशिप में बदतमीज हो जाओ। ये एग्जैक्टली वैसा बिल्कुल। है कि जैसे एक हस्बैंड है, अगर उसकी भी कोई नहीं सुन रहा है, काफी टाइम से वाइफ उसकी बात नहीं सुन रही है, इग्नोर कर हम्म रही है, उसके अंदर भी चीजें भरी हुई है, तो एट द एंड जब उसको मौका मिलेगा, तो उसका गुस्से में या तो आवाज ऊंची हो जाए या फिर हाथ उड़ जाए, तो उस चीज को हम्म जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। तो जब वो चीज जस्टिफाई नहीं हो सकती, तो वाइफ की चीज को भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। राइट। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगी। अगर एज अ हम्म। साइकोलॉजिस्ट आप मुझसे आंसर पूछ रहे हो, तो मैं यही बोलूंगी कि नहीं, मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि तो आपके क्या विचार है। वही बोल रही हूँ कि देखो, चिल्लाना या ना चिल्लाना या अब्यूज करना या ना करना, हम्म। डेफिनेटली आपको नहीं चाहिए किसी के ऊपर। चाहे वो आपका पति बिल्कुल। हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका कुत्ता हो। ठीक है? हम्म। आपको रेस्पेक्टफुली पेश आना एक ह्यूमनली बिहेवियर है, एक डिजायरेबल टेंडेंसी है, किसी को भी करना जरूरी है ये। बेसिक ह्यूमन वैल्यू। बेसिक ह्यूमन वैल्यू है ये। अब बात आती है जब रिलेशनशिप की। ठीक है? जब कोई भी पार्टीज, दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए चिल्ला रहे हैं या लड़ रहे हैं, ठीक है, हम्म। हम कर लेते हैं गुस्से में, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना कॉग्निटिव एबिलिटी खो देता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर किसी कोई भी मतलब थोड़ा दिमाग लगा के अगर पढ़ाई करी होगी, तो वो जस्टिफाई तो पहली बात करेगा नहीं ऐसे बिहेवियर्स को, क्योंकि हम सेशंस में भी हम्म। बोलते हैं कि ठीक है, आपने जो चीज करी उस चीज पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, या फिर आई विल नॉट से दैट कि ये सही है या गलत है। ओके? बट आपने उसके बाद क्या करी? आपने उस चीज के किस तरीके से आगे बढ़ाया? जब आपका गुस्सा, ऑलवेज तो गुस्सा नहीं था ना, उसके बाद से गुस्सा ही रहे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके बाद गुस्सा कम हुआ होगा, है ना? आपको बिल्कुल। आया होगा समझ, है ना? जैसे हम अपने धर्म में भी देखते हैं, मतलब मैं हिंदू हूं तो फिर मैं ये एग्जांपल दे सकती हूँ। तो जैसे काली माँ भी शिव जी के ऊपर पैर रख के, उनका गुस्सा जब निकला, तो वो जबान तो आ गया ना। शी फेल्ट लाइक ओ शिट, है ना? ओ शिट अगर रियलाइजेशन। नहीं आ रहा है आपका दिमाग में ना, आपको लग रहा है कि और पेलूं इसको, आगे वाले को, तो भाई हम्म। आप रहो ही मत इस रिलेशनशिप में। ना आपके लिए अच्छा है, ना आगे वाले इंसान के लिए अच्छा है। अच्छा है बिल्कुल, कि अगर म्यूचुअली आपको आप अच्छे, रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप गलत कर रहे हो गुस्से में आके, राइट। या फिर रियलाइज हो भी रहा है लेकिन आप अवॉइडेंट बिहेवियर के हो। नहीं, मेरे को नहीं लगता है अवॉइडेंट बिहेवियर के नहीं हो आप, बस आपकी टेंडेंसी ही अच्छी नहीं है ना? हम्म। आप आप किसी भी चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपकी मे बी आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे बोलती है, आपकी पेरेंटिंग ऐसे बोलती है, आपने ऐसा देखा है कि ऐसा जस्टिफाइड है करना, है ना? हो सकता है आप खुद नार्सिसिस्टिक हो सकता है।
अगर हम और डीपली देखें इस रिलेशनशिप को, मे भी पता चले कि प्रॉब्लम वाज विद दिस पर्सन, कि आपने पहले तो कम्युनिकेट नहीं किया एंड फिर उस चीज को मुद्दा बना के आपने बाद में चिल्लाया एंड यू जस्टिफाइंग योर बिहेवियर एंटायरली, है ना? तो आप फिर पहले विक्टिम बनते हो, है ना? आप चुप रहते हो एंड फिर आप किसी को मारते हो, परपेचुएटर बनते हो, है ना? एंड फिर अगेन आप विक्टिम बन जाते हो, तो आपको ब्लेम तो करेगा नहीं कोई इंसान। तो एक विक्टिम हुड को प्रमोट कर रहे हो ना आप कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा पैटर्न चलते आ रहा है तो प्रॉब्लम तो इंसान में ही है, ये वाला इंसान में ही है। अगर ऐसा पैटर्न ये नहीं है वैसा है कि आप, एग्जैक्टली, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट नहीं 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 ये प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वैसा है जैसे कोई बच्चा किसी को मारे और मार के खुद रोने लग जाए। वही बात है ना। तो आप अगर ऐसा ही करते आ रहे हो कि आप पहले चुप रहते हो, है ना, फिर आप चिल्लाते हो, फिर आप मुद्दा बनाते हो, जस्टिफाई करते हो, फिर आप बोलते हो कि आपने कैसे चिल्लाया, इसको हम वॉट अबाउटरी ही बोलते हैं, है ना? व्हाट कि अबाउट। आप मुद्दे से ही हट जाते हो। तो ये काफी हाँ। ज्यादा नार्सिसिस्टिक अब्यूज में हम देखते हैं लोगों में। अच्छा, कोई तो इंसान ऐसे बिहेवियर वाला है कि बार बार अगर वो सेम चीज रिपीट कर रहा है लेकिन बार बार रियलाइज करके सॉरी भी फील कर रहा है और सॉरी हो भी रहा है सामने वाले के साथ, बड़ा मतलब प्रॉब्लम है ये, बड़ा एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। अगर मैं बताऊं आपको कि कोई इंसान है किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो बार बार एक ही चीज रिपीट करता है और रिपीट करने के बार बार रियलाइज भी करता है, हर चीज को रिपीट करने के बाद रियलाइज करके खुद सॉरी भी बोलता है और सॉरी फील भी करता है और फिर बाद में ये हम्म। भी बोलता है कि मैं बुरा हूँ या फिर मैं बुरी हूँ या फिर मैं तुमको इतना परेशान करता हूँ या करती हूँ। हाँ, इस तरह के मतलब सेंटेंसेस। मैं एक चीज ही बोलूंगी कि मतलब वही है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण, मैं क्या बोलती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने ये बोल दिया है कि अगर आप कितना भी गुड इंटेंशंस रखो और आपके एक्शंस हाँ, टट्टी बराबर हो, तो आप तो बेसिकली कूड़ा ही कर रहे हो, है ना? आपके एक्शंस ना तो आर आप व्हाट पूरा अच्छा कर रहे हो ना तो बुरा कर रहे हो। यू आर डूइंग नथिंग। नीलबट्टा सन्नाटा है ये, कि आप बस सॉरी बोल रहे हो। बोलने से क्या हो जाता है, शब्दों का कोई महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट कन्वर्ट्स इनटू एक्शंस। एंड अगर आपके हम्म, एक्शंस शिटी है, तो चाहे आपकी कितनी भी अच्छी इंटेंशन थॉट्स क्यों ना हो जाए, तो यू आर अ हम्म, शिटी पर्सन, है ना? कि मैंने सोचा था ये करना, है ना, मैंने चाहा था आपको अच्छा लगेगा, आई रियली आई एम सॉरी, दिस टाइम अगली बार नहीं रिपीट होगा, बट 2 बार हो चुका है। तो व्हाट आर यू डूइंग, है ना? इतने तो आप बेवकूफ नहीं हो, या फिर सही में बेवकूफ हो, दोनों में से कोई एक, है ना? तो एग्जैक्टली। एक्शंस ऑलवेज स्पीक्स मोर लाउडर देन योर वॉइस, देन योर थॉट्स। एंड वर्ड्स। यस। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे और बताइएगा कि अभी जो रिलेशनशिप्स में जो हड़बड़ी मची हुई है, मतलब जो हम्म। एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई जा चुकी है पहले के टाइम के रिलेशनशिप्स में, मतलब हम अगर अपने पेरेंट्स के टाइम के रिलेशनशिप्स की बात करें 90s के पहले की, टू ठीक बी है, स्पेसिफिक, तो बूमर्स के उनमें ऐसा क्या रिलेशनशिप बोल स्पेशल था? सकते हैं। हाँ, हम्म। मिलेनियल्स के। तो उनके टीनेजर। रिलेशनशिप्स में ऐसा ऐसा क्या उनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्रीशियस था जो आज तक सस्टेन कर पा रहा है, और आज के रिलेशनशिप्स में ऐसे क्या फ्लॉज है जो साल भर 2 साल भर या 4-5 साल तक भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं? मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो देखी थी, मतलब पता नहीं वीडियो नहीं थी, रील में ही देखी थी। दे इंटरव्यूड अ पर्सन, मतलब अच्छा, काफी इसमें एक मिलेनियल। चीज, इसमें सॉरी सॉरी, हाँ। एक चीज और हम्म। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि उनके रिलेशनशिप्स में ऐसा क्या था जो आज के टाइम पे मिसोजिनी बन चुका है। ये भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मिसोजिनी पे तो बाद में आते हैं, बट मैं पहले रिलेशनशिप पे आती हूँ, है ना? मैंने एक किसी का इंटरव्यू ही लेते हुए सुना था किसी रील को, विच आई फील इज द नंबर वन थिंग, कि जैसे पेशेंस, पेशेंस की कमी होना। ठीक है, हम्म, आज के डेट में थिंग्स आर वेरी, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बहुत जल्दी चाहिए, है ना? अगर अभी नहीं हो रहा है तो फिर टाटा बाय बाय, नेक्स्ट, है ना, सी यू नेक्स्ट। हम्म, तो वही है कि एक आपकी पेशेंस की कमी है, दैट इन टूडेज
relationship that is not there. They had patience. Okay. अब पेशेंस जो है पहले के रिलेशनशिप की एस्पेक्ट अगर हम बोले तो वहां पे उसका गलत इस्तेमाल भी होता था टू एन एक्सटेंट, है ना, कि अलग अलग बेडरूम्स हो गए, पेरेंट्स के अलग बेडरूम्स हो गए, साथ नहीं रह रहे हैं, ना मतलब एक एक साइड हो गया कि इनके परिवार में वो नहीं जाते, उनके परिवार में ये नहीं जाते हैं, फिर भी रिश्ता चल रहा है ना। बच्चे बच्चे देख रहे हैं और उसका मतलब दिमाग में असर आ रहा है उनके फाइट्स का, है ना, कि पेरेंट्स की मैं पढ़ती नहीं है, बट फिर भी आप रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे हो। ये एक्सट्रीम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है पेशेंस का होना, दिक्कत जो करा, है ना, कि सोसाइटी के वजह से आप अलग नहीं हो रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग डिवोर्स बिकॉज लोग क्या कहेंगे, ये वाली सोच, जजमेंट्स, है ना। आप एक घटिया सी गाड़ी को खींचते जा रहे हो, चल नहीं रही है, धक्का मारते जा रहे हो, तो उसके पुर्जे पुर्जे ढीले हो गए हैं, गिर गए हैं, रस्ट हो गए हैं, फिर भी आप धक्का मार रहे हो, तो ये गलत था। बट अच्छा पेशेंस था कि आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करना सीखते थे, एक दूसरे के लिए प्रेजेंट होना सीखते थे, एक दूसरे के लिए काम करना सीखते थे, है ना। आपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड अच्छी तरीके से करी थी, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लेगी या फिर बाहर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी मैं निभाऊंगा, है ना। अब जो ये जनरेशन ग्रो हुई है उसके बाद, है ना, उसके बाद में दिक्कत ये आई है कि इनको जो ये मैं जो स्पेसिफिकली परिवार की बात बोल रही हूँ, इसके बाद वाले जनरेशन ऑलवेज उल्टा होता है। आप ये समझो कि जो जनरेशन में कमियां थी वो इस जनरेशन को लगता है कि ये कमियां तो जरूर नहीं करनी है, मुझे एडजस्ट नहीं करनी है, मुझे मुझे अपने आप के नीड्स को काटना नहीं है, मैं क्यों करूं, मैंने इतने मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है, मैंने अपनी पर्सनल स्पेस बनाई है, मैं क्यों किसी के लिए त्यागूं इस चीज को। तो इसमें बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिसिज्म आ गया है। ओके, आप दूसरे के लिए फिक्र ही नहीं करते हो, आप सोचते हो कि अरे ये इसका देख लेगा, मैं मेरा देख लूंगी, देखते हैं कैसे चल। ऐसे नहीं चलती है रिलेशनशिप्स। सेल्फ सेंट्रिसिज्म इज समथिंग दैट इज मोर इन टूडेज रिलेशनशिप्स, जो प्रॉपरली चल नहीं रही, जो चल रही है यहाँ पे एक दूसरे की बात आप समझ रहे हो। मैं एक्सट्रीम बातें बोल रही हूँ जगी। ओके, अब जैसे मिसोजिनी की बात बोली आपने, ठीक है, जो पहले के टाइम में मिसोजिनी नहीं थी और अब है, वो यही है कि घर का काम जो है बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया आ गया है, कि घर का काम मैं नहीं करूंगी, चाहे मैं जॉब नहीं करती हूँ, चाहे मैं कुछ और काम नहीं करती हूँ, आई डोंट हैव एनी अदर रोल्स, हाउस वर्क इज समथिंग दैट आई वुडंट डू, मेरा काम नहीं है, इसमें तुम भी मेरा रोल करो, आई वुड नॉट टेक केयर एंटायरली ऑफ द चिल्ड्रन इवन इफ आई एम नॉट वर्किंग। ठीक है, ये चीज आ गई है मिसोजिनी। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो एज अ वुमेन, ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरा घर जो है मैं और मेरा हस्बैंड चलाते हैं, इक्वली चलाते हैं, कि घर का काम मैं भी करती हूँ और हस्बैंड भी करते हैं। बट हाँ, ये है कि हम पॉइंट्स नहीं रखते हैं कि आज मैंने कर दिया, तुम्हारा काम था, तुमने नहीं करा, तुम क्या मेरे ऊपर सब कुछ थोप रहे हो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हो तो इक्वालिटी आइदर फाइनेंशियली होता है या इक्वालिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, दोनों चीजों की नहीं होती है ना। कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपके पास समय तो है, यू कॉन्ट्रीब्यूट बाय टाइम। एंड ये चीज सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है, आप जब बैचलर में स्टार्ट करते हो ना, पढ़ाई भी स्टार्ट करते हो, जिंदगी में स्टार्ट करते हो, आपके पास समय होता है, पैसे तो होते नहीं है, आप समय देते हो। तो एक इंसान आइदर समय देगा या पैसा देगा रिलेशनशिप में, तभी बैलेंस चलती है। अब क्या हो रहा है ना कि सोशल मीडिया के वजह से कुछ कपल्स अपनी जिंदगी को आइडियल प्रूव करना चाहते हैं कि हमारी लाइफ देखो कि हमने कैसे इक्वालिटी करी, हम दोनों, है ना, परफेक्शनिज्म। अब इस चलते जो घर पे बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको क्या पता कि क्या परफेक्शन चल रही है उनके लाइफ में, कैसे चला रहे हैं वो लोग, कि मेड लगी हुई है ना, मेड लगी हुई है, या अपने लाइफ को, जैसे बहुत सारे कपल इन्फ्लुएंसर्स अभी डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं,
जो आइडियल कपल थे, अगर इतना ही अच्छा था डिवोर्स ही नहीं होता उनका, है ना? एग्जैक्टली। करेक्ट। तो मैं वही बोल रही हूँ, आप एक परफेक्ट फिल्म्ड स्क्रिप्टेड लाइफ देख रहे हो इंस्टाग्राम पे एंड आप समझ रहे हो कि अरे यार मेरा पति तो सिर्फ खाना दे मतलब पैसा देता है, तो वो तो रहा मिसोजिनिस्ट, उसने मेरे को सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, वो तो मुझे प्यार ही नहीं करता, वो तो मुझे ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। तो आप आपकी अनपेड लाइफ लेबर, में अनपेड लेबर टू बी स्पेसिफिक। अनपेड लेबर है भाई, नहीं है अनपेड अनपेड लेबर। अगर आप काम कर रहे हो ना, हाँ, अगर अगर आप खुद काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि काम करना क्या होता है। मैंने भी नौकरियां करी है, इतना आसान नहीं होता पैसे कमाना। पैसे कमाना इज अ टास्क इन टुडेज इकोनॉमी। बॉस की दिक्कत, मैनेजर की एग्जैक्टली। दिक्कत, इमोशनल बर्डन इतना ज्यादा है, लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ जॉब स्ट्रेस, बिकॉज निकाल दिया कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस 0.1% इधर उधर हो गई। इट्स कट थ्रोट। आप ये नहीं बोल सकते पैसा कमाना सबसे इजीएस्ट है, तो आप रह लोगे? 100 रुपए कमाएगा अगर आप रह लोगे तो बताओ, वही है ना, नहीं रह पाओगे। आपको भी चीजें चाहिए, आपको भी लाइफस्टाइल चाहिए, और लाइफस्टाइल कैसे आती है ना? तो सही इट बात है। ऑलवेज ऑलवेज कम्स डाउन कि तुम्हारी जिंदगी उनकी जिंदगी से अलग है। वो जो चीजें मिसोजिनिस्ट लेबल करके अपनी दुकान चला रहे हैं, तुम अगर उन चीजों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और अपने ऊपर अप्लाई करो सब्जेक्टिवली, तो आप बोलोगे कि क्या बकवास कर रही है ये यार। मैं अगर ये करने को गई तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों दोनों की बात कर रही हूँ मैं। चाहे आप सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हो, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हो, आप हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के एक्सपेक्टेशन डाल रहे हो, आप अपने लेवल पे तो देखो आप क्या कर रहे हो, है ना? फिर हम बेसिकली कंपेयर। यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग इन योर लाइफ। करेक्ट, यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग, बट यू ऑल्सो नीड टू बी एम्पथेटिक टुवर्ड्स अदर पर्सन। आप प्यार करते हो भाई इस इंसान से, आपको लगाव नहीं है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोल दिया कि ये तो मिसोजिनी है, ये तो पेट्रियार्कल है, और आप उसी बहती गंगा में बह गए। आप खुद भी तो दिमाग लगाओ कि हाँ ठीक है, हो मतलब सकता है अच्छा, इस लॉजिक के हिसाब से अगर देखें तो क्या आपका रिलेशनशिप, आपका इतने सालों का जो भी आप टैग दे रहे थे कि प्यार करते हैं हम, वो इतना ज्यादा वल्नरेबल था कि सामने एक रील देखकर बह गया? बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि आपने किसी थर्ड पर्सन को अपनी जिंदगी में आने दिया। आने दिया। ठीक है, चाहे वो वर्चुअली हो, चाहे वो फिजिकली बिल्कुल। हो, इट इज चीटिंग। मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट इमोशनल चीटिंग इज इन टुडेज एरा। कि अगर आप किसी हाँ, ये भी एक किसी तरह की इमोशनल चीटिंग ही है, कंसिडर किया जा सकता है इसको। करेक्ट, बिकॉज देखो मैं सिंपल सी बात बोलूंगी, अगर आप मेरी रील्स या फिर मेरी नॉलेज को यूज करके आपके पार्टनर को नीचा दिखाना चाहते हो, तो आप ही बुरे इंसान हो। ठीक है, आप आप एग्जैक्टली। में और कोई अब्यूसर में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप मेरी रील्स को देख के आप बोलना चाहते हो अपने पार्टनर को, कुछ समझना चाहते हो, आप खुद समझो पहले, खुद इंटरप्रिटेट करो एंड अपने लैंग्वेज में बोलो, है ना? तब बात बनेगी। इसमें मैं दो चीजें और ऐड करता हूँ। पहली चीज कि ये जो अनपेड लेबर वाला लॉजिक है इनका, हम्म। अनपेड लेबर वाला लॉजिक जब ये यूज करते हैं कि मैं अनपेड लेबर नहीं हूं, मैं घर का काम क्यों करूं, सबसे पहली हम्म। चीज कि आपके ऐसा बोलने से कि मैं घर का काम क्यों करूं, मैं अनपेड लेबर नहीं हूं, आपकी मम्मी जो सालों से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती आ रही है, सबसे पहले आप इनडायरेक्टली उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हो ठीक सकता है। है। दूसरी प्लेस नहीं हो सकता, नहीं एग्जैक्टली वो उनकी कर रही है, डेफिनेटली वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने हमेशा से उठाई है हम्म। अपने टुवार्ड्स हर हस्बैंड और टुवार्ड्स हर चिल्ड्रन, जो भी ये बड़े होके बोल रहे हैं कि मैं अनपेड लेबर नहीं हूं, क्योंकि उसी अनपेड लेबर में आप पले बड़े हो। बिल्कुल। इस लॉजिक के हिसाब से तो आप तो हम्म। सबसे पहले आप अपनी मदर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया आपको पालने के लिए, हम्म। आपने उसको चैलेंज कर दिया, क्वेश्चन हम्म। कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज
दूसरी चीज इसमें ऐड करूंगा कि आपके हम्म खुद को अनपेड लेबर बोलने से कि मैं घर की नौकरानी नहीं हूं, मैं घर के काम क्यों करूं, घर के काम हम्म को जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम्म छोटा दिखाना, एक नौकर हम्म का काम समझने से आप उस नौकर की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जो किसी के घर पे जाके उनके घर का काम करते होंगे। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज इसमें ये है कि आपके इस लॉजिक को इस्तेमाल करने से कि अनपेड लेबर होता है घर का काम करना, इससे आप तीसरी चीज ये ऐड कर रहे हो कि आप कल को जो अपने बच्चों के लिए करोगे हम्म वो भी एक तरीके से अनपेड लेबर कहलाएगा, तो आप हम्म उसके लिए सैलरी किससे मांगोगे? फिर आप मैं उसको आपकी कभी भी हाँ मदर्स लव हाँ का टैग नहीं दे पाओगे फिर आप कभी भी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ठीक है। बट मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको थोड़ा सा, आई थिंक हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे मैं अपनी भी बात करूं, मेरी मम्मी वर्किंग नहीं थी, मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी। ठीक है। ठीक है। हाउस मतलब एक उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। मेरे हस्बैंड की भी मम्मी अभी हाउस वाइफ है बट पहले वर्किंग थी। ठीक है। हम्म। तो घर की जिम्मेदारी भी निभाती थी, प्लस उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी पाला। ओके। एंड उसके साथ साथ नौकरी भी करती थी, तो शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली ऑल्सो। एंड एट अ सर्टन पॉइंट, कुछ मंथ्स के लिए, शी ऑल्सो वॉज द ओनली फाइनेंशियल अर्नर इन द फैमिली। ओके। तो मैं यही चीज बोलूंगी कि मैं जहां से आती हूँ मैंने दोनों साइड चीजें देखी हैं। हो सकता है आज के डेट में जो सिचुएशन है थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप हाउस वर्क को अनपेड लेबर की तरह कंपेयर करो, या फिर इस तरीके से बोलो कि पहले ऐसा होता था अभी ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा सिचुएशन समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि वहां पे लोग अलग थे, उनकी पर्सपेक्टिव अलग थी, उनको उनकी उनकी नीड्स अलग थी। ठीक है। आज के डेट में अगर दोनों बंदे काम भी नहीं करते हैं, मैं ये बोलूंगी अगर टू इंडिविजुअल्स आर नॉट अर्निंग, आप घर चला नहीं पाओगे, आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे। इट्स अ नीड फॉर बोथ ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ टू अर्न एक्चुअली। जबकि आई हैव सीन सो मेनी एग्जैक्टली। पीपल हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बिकॉज कोई एक पर्सन काम नहीं कर पा रहा है एंड दैट पर्सन इज फीलिंग हेल्पलेस कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ, उसको गिल्ट हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं बोझ हूं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई भी इंडिविजुअल के लिए है, चाहे कोई भी जेंडर ले लो, मैन मैन हो या वुमेन हो। स्पेशली वुमेन मैं बोलूंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको होना चाहिए। ओके। नंबर टू इज अनपेड लेबर का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि आपको लगता है कि आप दोनों चीजें इधर संभाल रहे हो, है ना, कि मैं ये भी संभाल रही हूँ, मैं सब कुछ 100% मैं ही कर रही हूँ, कि मैं काम कर रही हूँ, मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं बच्चे भी संभाल रही हूँ, ये बस काम कर रहे हैं। तब मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत जायज है कि एक औरत फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकती है, एक औरत का कहना भी जायज है कि अरे यार मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट मैं तब भी समझ सकती हूँ अगर आप बोल रहे हो कि आप हस्बैंड के साथ डिस्कस करके एक मेड रखने की बात कर रहे हो कि यू नो व्हाट मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर तुम्हें एक एक पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो कि अरे यार मुझे तुम्हारी नीड चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आप अगर एलिगेशन लगा रहे हो उसको बिना किसी बात के कि अरे यार तू तो, तुझे तो देखा दिखाई नहीं देता, उसको कैसे दिखाई देगा, आपने बताया ही नहीं, आपने कम्युनिकेट ही नहीं करा। अनपेड लेबर इज नथिंग, एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम और मनी, दोनों चीजें। आइदर आप करो या कोई करेगा जो पैसा लेगा उस चीज का, आपको पैसा नहीं मिल सकता उस चीज का। कुछ लोग ये चीज को यूज करते हैं कि अगर आप मेड को चलो 6,000 रुपए दोगे तो मुझे भी पैसे, मुझे भी उस हिसाब से करो। आपके वो मेड हो नहीं ना। बिल्कुल। यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अ मेड। वाई डू यू वॉन्ट टू डू दैट? आप बीवी हो भाई, आप बोलो कि मतलब मेरे को नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली। मेरे को हेल्प कर दे। आप भाई बीवी हो ना, मैं आप समझता उसको हूँ, देखो बोलो। यहाँ पे मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अगर किसी को लग सकता है तो सॉरी, बट जब अगर इस चीज को कंपेयर करते हो कि आप अपने आप को मेड से कंपेयर कर रहे हो तो इस चीज को समझो कि मेड में और एक वाइफ में उतना ही डिफरेंस होता है जितना कि एक महारानी में होता है
और जितना कि उस महारानी के दरबार में काम करने वालों के में होता है। मैं सिंपल सी बात है यहाँ पे, आप कोई हम्म। प्रोफेशनल नहीं हो जो ये चीज कर रहे हो, है ना, आप अपने घर को चला रहे हो। अगर मैं ये सेम एग्जैक्टली। सवाल अपनी मदर इन लॉ से पूछूंगी, वो बोलेंगी कि नहीं यार, मेरे को लगता था कि मैं जल्दी कर सकती हूँ, मैं ठीक से कर सकती हूँ, मेरे को एग्जैक्टली। इनको मैं जितने में मैं करके निकल जाऊंगी जल्दी, है ना, आई विल डू इट सो दैट सबको सब कुछ चीजें चले। हाँ, इसमें मेंटल लोड लगता है, बट आपको अगर नहीं लेना है, आपको नहीं करना है ये चीज, चूज टू स्पीक इट आउट। डू नॉट जस्ट कीप ऑन स्क्रीमिंग कि ये अनपेड लेबर है, ये चीज है, नहीं करूंगी। ऑलवेज प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्यों बात करनी है? नहीं करोगे तो करोगे क्या, वो डिस्कस करो ना, कि डिस्कस विथ योर पार्टनर, एग्जैक्टली। से इट, है ना, कि मेरे से नहीं होता है, नहीं हो रहा है, आई नीड योर हेल्प, है ना। हेल्प भी किस तरीके से, आप ये भी समझो कि उसको कोई ट्रेनिंग प्रायरली मिली नहीं है कि कैसे करना है। हम्म। आपको एक दूसरे को फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को सिखाना पड़ेगा कि यू नो एग्जैक्टली। व्हाट, आप बोतल भर दो या फिर आप सब्जियां काट लो, है ना, आई विल कुक इट, है ना, ये प्रिपेयर करके रख लो। आपको वो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। किसी इन्फ्लुएंसर के कहने से आप अपनी घर और रसोई में डिवीजन मत क्रिएट करो। अच्छा, इसमें मैं दो चीजें और ऐड करता हूँ, फिर इस पॉडकास्ट को समराइज करते हैं। यस। इसमें पहली चीज मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि जैसे ये अनपेड लेबर वाला जो है लेबल, इस चीज हम्म। को ना इतना ज्यादा नेगेटिवली इसलिए देखा जाता है और इस चीज को क्वेश्चन इसलिए किया जाता है टाइम टाइम पे जब भी ये चीज निकल कर आती है। हम्म। इसका सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक ये होता है कि एक वाइफ के पास, एक वुमन के पास चॉइस होती है मैरिज के बाद में कि अ, अगर वो हाउसवाइफ बनना चाहती है तो बन सकती है, वर्किंग वुमन बनना चाहती है तो बन सकती है। हाँ, हम्म। इस चीज को मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल हमेशा वहां पर होते हैं, एक्सेप्शनल्स आर हम्म। ऑलवेज देयर। हम्म। बट एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज केसेस में उनके पास एक चॉइस होती है कि वो वर्किंग वुमन बनना चाहे तो बन सकती है, हाउसवाइफ बनना चाहे तो बन सकती है। बट ये राइट। चॉइस लड़कों के पास में नहीं होती है कि वो हाउस हस्बैंड बनना चाहते हैं या वर्किंग मैन बनना चाहते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है कि आपको कमाना पड़ेगा। अगर आप हाउस हस्बैंड बनते हो तो सबसे पहली चीज तो जिसके घर पे आप हाउस हस्बैंड बनोगे उसके घर वाले ही आपको सबसे पहली प्लेस पे रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप हाउस हस्बैंड बन भी जाते हो, रिस्पेक्ट मिल भी जाती है, तब भी आपके ऊपर क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा कि आपकी रिस्पेक्ट किधर है, आपकी मैस्कुलिनिटी किधर है, कि आप हाउस हस्बैंड बन के बैठे हो। और ये सबसे पहला हम्म। क्वेश्चन जिसके घर पे हाउस हस्बैंड बनोगे उसके हम्म। घर वाले ही क्वेश्चन करेंगे कि आपकी मैस्कुलिनिटी किधर है। ठीक है। ठीक है। अ, दूसरी चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि हाँ, इसके जैसे एक चॉइस होती है, एक ऑप्शन होता है जो लड़की क्रिएट कर सकती है कि मुझे अगर मैं वर्किंग वुमन हूं तो मुझे घर पे एक मेड चाहिए ताकि मैं घर के कामों में हेल्प कर सके वो मेरा। हम्म। ये हम्म। चॉइस भी लड़कों के पास नहीं होती कि वो ये बोल सके कि मैं अगर घर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई चाहिए जो मेरे बदले में कमाने के लिए जा सके। इस पे एक चीज ये और आती है कि हम्म। अगर एक आदमी है जो अपनी वाइफ को कमाने के लिए भेजता है तो उसके ऊपर हम्म। टैग लग जाता है कि ये अपनी हम्म। वाइफ के पैसों पे जी रहा है। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कमाने नहीं भेजता है तो उसके हम्म। ऊपर टैग लग जाता है कि ये साला ऑपरेसर है। तो मतलब उसके लिए मतलब दोनों तरफ है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है कि अगर हम्म। वो हम्म। भेजे तो टैग लग जाएगा कि ये बीवी के पैसों पे पल रहा है, और ना ठीक है। भेजे तो लग जाएगा कि ये साला मिसोजिनिस्ट है, अपनी बीवी को घर पे बांध के रखता है। मैं सिंपल सी बात आपको बोलूंगी, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी घुस के कुछ भी आपके एक्शंस या हम्म। रिएक्शंस के बारे में बोल रहा है, तो वो बात सुनना ना सुनना आपकी चॉइस है। ठीक बिल्कुल। है। मैं या मेरा हस्बैंड जो चीजें करते हैं, हो सकता है किसी और को वो चीज समझ ना आए, है ना, एंड मे हम्म। बी जब लोगों को उस चीज के बारे में समझ नहीं आ रही है, वो 10 चीजें बोलेंगे। सुनना मेरी बात, कि लाइक अगर कोई भी कपल डिसाइड करता है कि चाइल्ड फ्री रहना है, हमें बच्चा नहीं करना है, बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कशन है ये। लोग औरत को भी ब्लेम कर सकते हैं कि बांझ है ना, बिल्कुल। बच्चा नहीं कर सकते हैं, या या फिर लड़के को भी लोग बोल आदमी सकते को हैं भी कि बोल सकते हैं कि नापुंसक है। उसकी भी मैस्कुलिनिटी पे आवाज।
हाँ, वो राइट? क्वेश्चन कर सकते हैं मैस्कुलिनिटी बट को। वही बात है, अगर कपल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रोंगर है कि यू नो व्हाट, हम्म, तू मेरे डिसीजन में सपोर्ट कर मेरा, और मैं तेरे डिसीजन में सपोर्ट करूंगी, ये डिसीजन तेरा मेरा नहीं हमारा है, ठीक है? हमारा है। तो आप किसी भी टाइम पे किसी भी इंसान के सामने अपने आप को रेस्पेक्टफुली खड़ा कर सकते हो, एंड योर रिलेशनशिप विल सर्वाइव दैट। ओके, आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे सोसाइटी आपको कितनी भी गालियां दे या कमियां निकाले आपके लाइफ में, आपके मैस्कुलिनिटी पे फेमिनिटी पे क्वेश्चन करे, योर रिलेशनशिप विल सरपास ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि ये जगी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना विल फेड अवे आफ्टर अ पॉइंट, जब आपके क्योंकि रिलेशनशिप में वहां सिर्फ, पे यूनिटी होगी दो लोगों करेक्ट, के बीच में। दो लोगों का एक पेज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिसीजन को लेके, चाहे वो हाउस बिल्कुल। वर्क हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, कि फाइनेंशियली कौन करेगा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है किसी कपल में कि यू नो व्हाट, आई विल टेक केयर ऑफ द होम, यू गो, तू कमा, जितना कमाना है कमा, तेरे को 10 घंटे लगते हैं तू कर, है ना? या कोई एग्जैक्टली। बोलेगा कि यू नो व्हाट, वी बोथ नीड टू अर्न, दुनिया कुछ भी बोले, हमें तो पैसे अपने देखने हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल चाहिए, है ना? तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, आपकी म्यूचुअल कमिटमेंट मैटर करती है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपको कुछ भी बॉदर नहीं करेगा, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी अ आइडियल कपल, यू विल बी अ पावर कपल। ओके, अगर आप हाँ, में ही अंडरस्टैंडिंग या कमिटमेंट नहीं है इमोशनली, यू डोंट रेस्पेक्ट ईच अदर, ओके, आप चीजें छुपाते हो एक दूसरे से, है ना? कि बहुत बार हमने ये देखा है कि लड़के अपनी फाइनेंशियली या फिर वर्क रिलेटेड चीजें बताते नहीं है घर पे, कि टेंशन ले लेगी, बट वाइफ प्लान कर रही है कि मुझे ट्रिप जाना है, उसको लग रहा है कि हमें कहीं करना चाहिए, दूसरे जा रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं हमें बच्चा प्लान करना चाहिए, है ना? दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो तब बट सोसाइटी, फैमिली, उसमें भी ये होता है ना कि जजमेंट्स की वजह से नहीं बता पाते हैं वही बात है, कि अगर क्या आप पता जजमेंट जज को कर ले, क्लियर करते रहोगे ना, क्या पता आप जज कर जजमेंट, ले, वो कैसे रिएक्ट करे कैसे ना करे, वो वाला दुनिया एक तो जज पॉइंट आ करेगी, जाता है। दुनिया के पास फ्री फंड की एक चीज है, जजमेंट, वो तो हर देखिए, इंसान करता है। दुनिया की बात क्या है ना, दुनिया अगर जज करे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपने घर का है, अगर वो ही जजमेंटल हो जाए तो उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर जजमेंट आप पर्सनलाइज नहीं ले रहे हो, कि कोई हाँ, इंस्टाग्राम पे बैठ के कोई इन्फ्लुएंसर आपको या आपकी जो एक्टिविटीज है रिलेशनशिप के बारे में कुछ रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग डाल रहा है, और आपको इधर मिसोजिनिस्ट या फिर मिसएंड्रिस्ट लेबल कर रहा है, उससे आपको मतलब एक तरीके से फर्क अगर नहीं पड़ रहा है, तो फिर योर रिलेशनशिप विल सेल। आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि इस चीज का क्या असर है मेरे लाइफ में। यू विल बी लाइक, अरे यार दोनों मिलके एक साथ बैठ के हंस रहे होगे इस चीज पे कि क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है ना, ना सिर है ना पैर है इस बात का। बट अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी वो कीड़ा एग्जिस्ट करता है ना, कि आपको इधर अकेला फील होता है किसी पॉइंट पे, आपको हाँ, डिसरिस्पेक्ट आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं मिल रही है, आपको वो सेफ स्पेस नहीं मिल रही है, नॉन जजमेंटल स्पेस नहीं मिल रही है अपने पार्टनर के साथ सेम बैंडविड्थ पे डिस्कस करने की, तो वो कीड़ा कर सकता है फिर दिमाग में कि अरे यार, ये बात तो ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रही है, हो सकता है मेरा पार्टनर ऐसा हो, है ना? एक्सट्रीम चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट नॉर्म भी तो एग्जिस्ट करता है, हर इंसान नहीं है। एंड एग्जैक्टली। देखो, हर हर चीज आप मिसोजिनिस्ट या मिसएंड्रिस्ट नहीं लेबल कर सकते हो, ये टर्म्स को ऐसे फेंक रहे हैं जैसे क्योंकि मतलब बैंड के उनकी साथ टोस्ट फेंक डेफिनेशन रहे ही हैं। डिफरेंट है, उनकी डेफिनेशन ही टोटली डिफरेंट है। करेक्ट, एंड कोई चीज अगर काम करती है भाई, उनके लिए काम कर रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वाई डू यू केयर? रिलेशनशिप्स नीड टू बी सब्जेक्टिव, आप किसी जनरलाइज आइडिया से नहीं जा सकते हो। तभी मैं बोलती हूँ आप मत सुनो ना, ये सारी बातों को हटाओ ना, इससे पहले तो आपकी रिलेशनशिप सही चल रही थी, यू आर हाँ जी, एंजॉइंग विद ईच अदर, है ना? एग्जैक्टली। तो इस पॉडकास्ट को अभी समराइज करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, काफी नॉलेजेबल नॉलेजेबल टॉक्स हुई आज। बहुत सारी चीजें चलो, मुझे भी जानने को मिली, मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यूज थोड़े से डेवलप हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा हालांकि यहाँ बात पे तो आपके साथ। और लंबी करनी थी, मुझे और थोड़ा बढ़ाना था, बट फिर एकदम से लंबा हो जाएगा तो वो भी नहीं फिर बिल्कुल, गलत है। नहीं ठीक है, हमने बची बहुत हुई बातें इंपॉर्टेंट एक बार टॉपिक्स और के फिर से ऊपर,
इनवाइट करूंगा आपको मैं, उस पे करेंगे बची हुई बातें। आप बोलिए क्या डेफिनेट बोल रही थी? मैं वही बोल रही थी कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी। रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों की, है ना, एक्सट्रीम सिचुएशंस में लोग फंस रहे हैं। तो दिस वाज अ वेरी गुड डिस्कशन दैट आई हैड विद यू, एंड होपफुली दिस विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड relationships better, to not let some influencers who are just portraying their perfect life affect them, है ना, एंड नॉट जस्ट टेक थिंग्स ऑन द फेस वैल्यू। कोई कुछ भी होके कुछ भी बोल सकता है। योर रिलेशनशिप नीड्स टू बी अ सेफ प्लेस, एंड आपको उसको प्रोटेक्ट करना है किसी भी हाल में, है ना। एग्जैक्टली। और हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा भाई आप सभी लोगों से, कि रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर आप कोई भी चीजें सोशल मीडिया पे देखते हो और आपको कुछ लेबल करने जैसा कुछ अगर प्रमोट किया जाता है, तो आप उस चीज को एग्जैक्टली एज इट इज उठाकर अपनी लाइफ से रिलेट मत कर लो। क्योंकि आपको नहीं पता होता कई बार कि आपकी लाइफ में चीजें वैसी चल रही है जैसी बताई जा रही है सोशल मीडिया पे, या नहीं चल रही है। तो आप जो भी चीजें देखते हो, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में देखो कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है भी कि नहीं है। अननेसेसरीली अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो जाहिर सी बात है कलेश ही होंगे और आपका रिलेशनशिप खराब होगा। ट्रू। और आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप उसको एंटरटेनमेंट की तरह समझो। आप स्क्रॉल कर रहे थे, आप सामने आ गई, आपने लाइक किया, स्क्रॉल कर दिया, आगे बढ़ गए। इतना ज्यादा सीरियसली लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी अगर किसी को कोई इशू होता है तो मैम तो है ही आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छे और थेरेपिस्ट भी हैं, तो डेफिनेटली प्रोफेशनल्स को हमेशा आप कंसल्ट करिए अगर आपको नीड रह रही है कि रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप बस प्री एक मैरिटल चीज याद काउंसलिंग, रखना कि वो प्राउड आर को प्रमोट ना करती हो साइकोलॉजिस्ट। कोई भी एक्सट्रीम चीजें, आप अगर आज की हाँ, कॉन्वर्सेशन भी देखोगे, एक्सट्रीम चीजें आप नहीं प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप बैलेंस को प्रमोट करना जरूरी है। सही एग्जैक्टली। गलत कुछ नहीं होता है, ग्रे एरियाज में देखना भी जरूरी है। तो साइकोलॉजिस्ट ढंग से चुनो। एंड अगर रिलेशनशिप्स को कमिटमेंट से पहले, लाइक शादी से पहले भी आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हो, तो कई हद तक आपको समझ में आ जाता है कि ये कंपैटिबल है या नहीं है। तो दैट इज एग्जैक्टली। ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज इन टूडेज डे एंड एज, बिकॉज डिवोर्स इतना आसान नहीं रहा। बिल्कुल। अब तो बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो उससे पहले ही फिगर आउट कर लो काम करेगा या नहीं। ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू बहुत फॉर अच्छा हैविंग लगा मी। आपसे बात करके। आपसे फिर से एक बार मैं मुलाकात करूंगा ऑनलाइन, और हो सका तो ऑफलाइन भी जरूर। अभी डेफिनेटली। के लिए इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपसे फिर एक बार जरूर से इनवाइट करूंगा तो आप फिर से आइएगा। जरूर। और हाँ, थैंक यू। इनका मैं इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाओ इनको फॉलो करो। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी इनके अकाउंट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जगी।